हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज मैंने जो आपके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन ली है वो यूएनडीपी हैं, यूएनएससीआर हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये सीरीज मैं रन कर रहा हूँ। 3 लेक्चर उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, आप जाइए पहले उन्हें देखिए। उसके बाद आपको जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सब समझ में आएगी। अब इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में क्या आपको बताया था कि क्या इनका हेडक्वार्टर है, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पर वो कैसे कैसे काम करते हैं। केस के बारे में भी हमने स्टडी की थी। उन सभी के बारे में मैंने जो चर्चा की थी, आप चाहिए पहले 3rd लेक्चर को, उसमें देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं यूएनडीपी की कि यूएनडीपी की ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, क्या इसका मोटिव है, क्या इसका इसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये काम करता है, किस चीज़ के लिए ये काम करता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यूएनडीपी के बारे में जानने से पहले आपको यूएन के बारे में जानना जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि यूएन के जितने भी ऑर्गन है या स्पेशलाइज एजेंसी है वो सब के सब यूपीएससी के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी सेकंड पेपर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंस में ये पूछा जाता है कि ऑर्गन के बारे में, यूएनडीपी के बारे में, यूएनएचसीआर के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, ये जितने भी ऑर्गन है यूएन के, इनके बारे में पूछा जाता है। स्पेशलाइज एजेंसी आप देख सकते हैं, एफएओ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है। यूएन का स्ट्रक्चर आपको माइंड में अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए कि यूएन का स्ट्रक्चर कैसा है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा मैन इंपॉर्टेंट आपसे इसी से रिलेटेड सवाल पूछ सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अब मैंने जो आपसे इससे पहले जो लेक्चर लिया था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताया था, या पीसीए के बारे में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बताया था। तो आप जाए उस लेक्चर को भी देख लीजिए। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा था। सब चीज़ों के बारे में मैंने यूएन की जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसी है या इसके ऑर्गन्स हैं उन सभी के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी चर्चा कर रखी है। अब आज बात करते हैं यूएनडीपी के बारे में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो एस्टेब्लिश ईयर है, इसका स्थापना जो की गई थी वो 1965 में की गई थी। मेन मोटिव क्या है? पॉवर्टी, यानी गरीबी को एलिमिनेट करना, गरीबी को देखना। किसी भी देश में गरीबी है, भुखमरी है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, उस देश में जाके उस चीज़ को देखना। जाके तो नहीं देखते, लेकिन फिर भी इसके कुछ अधिकारी जाते हैं, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और वो उनको एलिमिनेट करने के लिए उनको सजेशन देते हैं या फिर उनकी पॉलिसी बनाते हैं कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाएगा। पॉवर्टी के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप इसका नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कि किसी देश में डेवलप करने के लिए, किसी देश को डेवलपमेंट करने के लिए, कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, कि उसकी पॉवर्टी, किसी देश में पॉवर्टी ज़्यादा तो नहीं है किसी देश में, या फिर आप देख सकते हैं किसी देश में इसमें हंगर तो नहीं है, मतलब भुखमरी तो ज़्यादा नहीं फैल रही है। तो ये सब चीज़ें यूएनडीपी के द्वारा देखी जाती है। अपने देश में जो हमारा भारत है उसमें तो आपकी जो सरकार है उसमें तो सब चीज़ें ये काम करती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन यूएन की जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसी है या ऑर्गन्स है, में सब चीज़ें यूएन के बारे में भी, इसके ह्यूमन के बारे में सब काम करते हैं। यूएनडीपी क्या है? 177 देश इसके हिस्से हैं, मतलब 177 देश इसके मेंबर हैं। इसका जो एस्टेब्लिश ईयर है वो 1965 है। 22 नवंबर को इसकी स्थापना करी गई थी जनरल असेंबली के द्वारा। आपको मैंने बताया था कि जनरल असेंबली क्या है, यूएन का ही एक पार्ट है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में। और जो इसका ऑफिस है, जो इसकी ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं, वो जेनेवा में है, ब्रसल्स में है, कोपेनहेगन में है, टोक्यो में है और वाशिंगटन डीसी में। ये सब बातें मैंने आपको इसके इसका स्ट्रक्चर के बारे में या इसका क्या है ये यूएनडीपी, इसके बारे में बताती है। अब जो इसका एम है, मेन इंपॉर्टेंट जो इसका एम है, वो सबसे बात आपको जानना जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी जो आपको सेकंड पेपर में, जो यूपीएससी का जो मेंस पेपर सेकंड है, उसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी होती है कि यूपीएससी का जो यूएनडीपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। द बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनडीपी टू हेल्प द पुअर नेशन, मतलब जो गरीब कंट्री है, जैसे
आप अफ्रीका के देशों को देख सकते हैं। अफ्रीका के देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेचारे कमज़ोर रहते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ पे भुखमरी रहती है, खाने के लिए तरसते हैं। वो सब चीज़ें यूएनडीपी के द्वारा देखी जाती है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ पे सब चीज़ों को देखा जाता है। अब जो उनके लिए डेवलपिंग कंट्री होती है, जैसे हमारा भारत है, ये सब डेवलपिंग नेशन ही तो है। बांग्लादेश है जो हमारे पड़ोसी देश है, उनके लिए जो काम करती है वो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, जैसे ग्रांट सपोर्ट देना, जैसे ट्रेनिंग देना, एडवाइस देना कि आपको पॉवर्टी को या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग देती है, ग्रांट देती है और एडवाइस देती है यूएनडीपी एक संस्था। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि इसका एम क्या है। यूएनडीपी का एम मेन यही है कि ये पॉवर्टी, हेल्थ और एजुकेशन, इकोनॉमिक को सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है, सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर देती है। फंक्शन कैसे करते हैं? फंक्शन 4 फंक्शन होते हैं इसके कि किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करती है। कैसे कि सबसे पहले जो कार्य करती है डेमोक्रेटिक को देखती है कि किसी देश के अंदर लोकतंत्र कितना ज़्यादा अच्छा है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को खुद की सरकार कितने अच्छे तरीके से चलाते हैं। मतलब अगर जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में दोषपूर्ण लोकतंत्र है। दोषपूर्ण का मतलब है ना तो ज़्यादा बुरा है और ना ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब हमारा जो देश है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र रखे हुए हैं। अब इसके अंदर हमारे जो दोषपूर्ण लोकतंत्र का मतलब है कि हमारी जो रैंक होती है वो मतलब पूरा लोकतंत्र नहीं है, हम लोकतंत्र में, पूरे लोकतंत्र में नहीं आते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन होता है, गरीबी का अवमूलन होता है। गरीबी का अवमूलन का मतलब है कि यूएनडीपी के द्वारा कि भाई कैसे इसको देखना है, कैसे गरीबी को कम किया जाए, ये सब चीज़ें उसको एडवाइस देती है किसी भी सरकार को। वैसे तो भारत के अंदर ये सब चीज़ें भारत सरकार के द्वारा की जाती हैं कि उसको नई नई पॉलिसी बना रही है, नई नई योजनाएं ला रही हैं भारत सरकार के द्वारा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के पर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने के लिए भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बनी हुई है। क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, जैसे क्राइसिस हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, किसी देश का आपस में युद्ध हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीका कंट्री हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं, उनका तो काम ही यही है। जैसे दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान जो होते हैं, ये सब आपस में भिड़ते रहते हैं। केनिया का युद्ध हो गया, कैसे भी क्राइसिस हो सकता है, ह्यूमन मेड हो सकता है या फिर नेचुरल हो सकता है, वो सब प्रिवेंशन रिकवरी के लिए यूएनडीपी द्वारा देखा जाता है। इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी, इन्वायरमेंट के लिए भी यूएनडीपी काम करती है। क्या काम करती है? इन्वायरमेंट के लिए ये काम करती है कि इस देश को, मतलब किसी देश ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, कार्बन का उत्सर्जन का मतलब है फैक्ट्री ज़्यादा हो रही है, कार्बन उत्सर्जन के लिए उनके लिए कोई ऐसे रिड्यूसिंग नहीं है कि कार्बन को कम किया जा सके, तो ये सब एडवाइस देती है यूएनडीपी द्वारा। अब यूएनडीपी ये सब चीज़ें देख के और एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिससे उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लिया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एसडीजी इंडेक्स क्या है वो सब मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले आपको मेन मोटो देखना चाहिए कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जितने भी आपको मोटो दिख रहे हैं ये यूएनडीपी के द्वारा सब चीज़ देखी जाती है। क्या देखा जाता है इनमें कि भाई किसी देश में पॉवर्टी तो नहीं है, गरीबी तो नहीं है, किसी देश में कोई भूखा तो नहीं है, किसी देश में उसकी जो हेल्थ है, उसके स्वास्थ्य के बारे में देखता है, क्वालिटी देखती है कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, जेंडर इक्वालिटी कैसी है। अपने देश की जो सरकारें हैं वो तो देखती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ देखती है। इंटरनेशनल की जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी, ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर देखती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है उस देश की, इंडस्ट्रियल इनोवेशन कैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट एक्शन कैसा है, उस देश में कैसे एक्शन करता है क्लाइमेट, मतलब उसका जलवायु कैसा होता है, परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कैसे कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, ये सब चीज़ें यूएनडीपी द्वारा देखी जाती है। अब मैं आपको बात बताऊंगा 17 गोल्स जो एसडीजी के हैं, जो 2015 में लिए गए थे सभी देशों के द्वारा, प्रण लिया गया था एक किस्म से कि हम 17 गोल्स को इनको करेंगे। 17 गोल्स का मतलब हुआ 17 गोल्स आपको, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सब गोल्स हैं कि हम इनको पढ़ लेते हैं कि हम आने वाले लगभग 15 सालों में 2030 तक का हम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे और इनको बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
यूएनडीपी जो फंड की जाती है वो कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी होता है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉलंटरी होता है। कैसे कि जिसकी मन मर्जी चाहे वो इतना योगदान इसमें दे सकता है, किसी पर बाउंडेड नहीं है कि आपको इतना ही देना है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 177 देशों की है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट चैलेंज करती है, सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कि कितने देश इसमें भाग लेते हैं या कितने देश इसमें इसके मेंबर हैं। ये गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं जो सभी देशों के लिए सेट किए गए हैं यूएनडीपी द्वारा, यूएन के द्वारा। इन सभी को आपको इसमें प्रमोट करना है या फिर इनको अचीव करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स। कैसे, जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा वो डेवलप नेशन होगा। आप देख सकते हैं यूएन के द्वारा 36 कंट्री को ही डेवलप नेशन कहा गया है, बल्कि 140 कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है और कुछ लिस्ट डेवलप कंट्री है। ये सब चीज़ें यूएन के द्वारा ही सेट की जाती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस देश का अच्छा होगा उस देश में पॉवर्टी कम होगी, उस देश में कोई भूखा नहीं होगा, उस देश का स्वास्थ्य एजुकेशन अच्छी होगा, गुड लाइफ होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी अच्छी होगी, जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी उस देश की, तो इसमें जिसमें भी HDI इंडेक्स अच्छा होगा उस देश में भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होता है। अब उसे ही डेवलप नेशन कहा जाता है। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम को भी देखा जाता है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। जिस देश में पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी उस देश का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यही सब चीज़ें देखता है। अब जो ये रिलीज किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट HDI इंडेक्स है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, स्टेट एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं कि यूएनडीपी द्वारा कौन सा इंडेक्स रिलीज किया जाता है या HDI को कौन सी संस्था रिलीज करती है, ये सब आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं UNHCR के बारे में, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी। आप इसके रिफ्यूजी से ही आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये जो प्रवासी होते हैं उनके लिए कोई एजेंसी है। हाँ, उसके लिए ही एजेंसी है। प्रवासी होते हैं जैसे कि किसी देश से वो कोई निकाला दे दिया, किसी देश से वो वहाँ से निकल आए और किसी देश में उनके रहने के लिए व्यवस्था प्रदान करना, उनको क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए सैनिटेशन, उनके जल उपलब्ध कराना, खाने के लिए सामान, और उनको स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर वगैरह सब चीज़ें, एजुकेशन, उनको वर्क, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उनके लिए, ये सब चीज़ें जो देखी जाती है रिफ्यूजी एजेंसी के द्वारा ही देखी जाती है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब जो जैसे देश में, अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण है रोहिंग्या। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत चर्चा में रहा है। रोहिंग्या जो देश है, म्यांमार के द्वारा जो उनको निकाला गया था, 10 लाख रोहिंग्या निकाले थे म्यांमार ने। वो जाके कहाँ बसे थे, वो जाके बसे थे बांग्लादेश में, वो आए थे कुछ भारत में। अब भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर ही साबित होता है ना। मैं किसी देश में से अगर कोई रिफ्यूजी आता है, कोई प्रवासी आता है, कोई देश का नागरिक आता है, तो वो आके भारत में रहेगा, वो भारत के लिए सिक्योरिटी खतरा भी बन सकता है, वो भारत के लिए वो एक जिम्मेदारी बन सकता है, क्योंकि यूएन का हमारा जो है, हमने इसको सिग्नेचर कर रखा है, हमने इसको साइन कर रखा है, हमारी देख रेख में आ जाता है, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा ही बढ़ सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एजेंसी काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो यही करती है। हमारे देश में तो वैसे सब चीज़ें उपलब्ध हैं, वो आएगा तो हमारे देश में सब उसे चीज़ें मिलेगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें देखती हैं और प्रेशर बनाती हैं। पहले इसका हेडक्वार्टर और इसका जो फॉर्मेशन ईयर उसके बारे में देखते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1950 में हुआ था, जब आपने देखा होगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, रिफ्यूजीज का पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस ही आ गया था कि यूरोप के देश कई इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। जर्मनी से जो यहूदी भागे थे वो आके फ़िलिस्तीन में बस गए, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। वो भी रिफ्यूजी थे, उनके लिए कैंप बनाए गए, उनके लिए यूएन के द्वारा जितने भी एजेंसी हैं उनके कैंप, उनको सैनिटेशन प्रदान किया गया या फिर उनको फूड प्रदान किया गया, सब चीज़ें प्रदान की गई। इसी वजह से एक संस्था बनाई गई यूएनएचसीआर का काम ही यही है कि रिफ्यूजी को, डिस्प्लेस पर्सन को, उनको रिलीफ प्रदान करना, कि उनको सहायता देना।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। अब जो इनकी दो, एक कन्वेंशन है, एक प्रोटोकॉल है। कन्वेंशन हुई थी 1951 में, और प्रोटोकॉल जो लाई गई थी 1967 में लाई गई थी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो है, दोनों के दोनों एक कन्वेंशन एक प्रोटोकॉल भारत सिग्नेटरी नहीं है। एक बार फिर और दोबारा रिपीट करता हूँ, भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। भारत यूएनएचसीआर का सिग्नेटरी है, लेकिन भारत इन दोनों कन्वेंशन का और प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है। वैसे तो हमारे देश में कोई आ जाता है तो उनकी उसकी हम देख रेख करते हैं और उसको अच्छे से, मतलब उसको कैंप प्रदान करते हैं, उसको कैंप में रखते हैं, देख रेख अच्छे से करते हैं। लेकिन हम इनके प्रोटोकॉल को बाउंडेड नहीं है कि हमारी मर्जी है कि हम एक ह्यूमन को एक अच्छे से सहायता दें, लेकिन हमें हमारे ऊपर बाउंडेड नहीं है कि हम इसको करना ही जरूरी है। अब ये आपको प्रोटोकॉल देख सकते हैं कि द राइट ऑफ वर्क, द राइट ऑफ हाउसिंग, उनके अधिकार, एजुकेशन, पब्लिक रिलीफ ऑफ असिस्टेंट, राइट ऑफ फ्रीडम, द रिलीजियस, ये सब प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आई थी 1967 में, कि आपको ये अधिकार हैं। ये सब चीज़ें किसी देश ने जिसको इसको साइन कर रखा है, जिस देश ने इसको साइन कर रखा वो उसके ऊपर बाउंड हो जाएगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत। प्रोटोकॉल जिसने साइन कर दिया, सब चीज़ें उस जो रिफ्यूजी है या फिर जो प्रवासी है किसी देश से आया हुआ है, वो सब चीज़ें उसको उपलब्ध करानी होगी तभी के तभी, तुरंत। अब ये आपको मैंने सारी बातें बता दी है 1967 के जो प्रोटोकॉल के रिलेटिंग जितने भी स्टेटस हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगी। लाइक ज़रूर किए करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।